हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग की तरफ से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है, उसके जो भारतीय संविधान आपका टॉपिक है उसमें एवं राज्य व्यवस्था, उसके क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस हमने आपके 160 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ बनाई है, उसका आज हम आपके लिए पार्ट 1 लेकर आए हैं, क्योंकि 160 क्वेश्चंस अगर एक साथ हम आपको देंगे तो उसमें जो है वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। इसलिए 50 क्वेश्चंस में ये डिवाइड की गई है। इस प्रकार से आपको ये पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये तीनों वीडियो में आपका ये जो टॉपिक है तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। आपको तो और तीसरी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसमें से ही अच्छे से तैयारी कर लेंगे। ठीक है, अगर जो आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। जो दोस्त आज चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जिससे जो है आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें, और जो है आप जो है अच्छे से तैयारी अपनी करते रहें, क्योंकि तैयारी में ही जीत है। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। भारत में निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया 1909 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में या फिर 1905 ईस्वी में? तो दोस्तों जो आपका उत्तर होगा इसमें 1909 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा कब की गई? तो इसे पूछा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसमें पूर्ण स्वराज्य लक्ष्य की घोषणा कब की गई थी? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 31 दिसंबर 1929 को या 2 अक्टूबर 1869 को? तो बताइए दोस्तों, तो आपका दूसरे का उत्तर होगा 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम द्वारा किया गया? पूछा गया है कि जो भारत परिषद है इसका निर्माण किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1858 के अधिनियम द्वारा, 1909 के अधिनियम द्वारा या फिर 1919 के अधिनियम द्वारा या फिर 1935 के अधिनियम द्वारा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर समस्त अधिकार भारत सचिव को किस अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए? अब देखिए यहाँ पर एक ये भी पूछा गया, इसके बाद फिर ये पूछा गया, फिर पूछा गया कि इसके समस्त अधिकार किसको दिए गए? भारत सचिव को। लेकिन किस अधिनियम के द्वारा दिए गए? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो ये आपके 3 इसमें ऑप्शन हैं, तो इसका उत्तर आपका होगा सी। ठीक है, इसमें आपका सी उत्तर होगा, ये वाला उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बंगाल का विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में या फिर 1920 ईस्वी में? तो यहाँ पर आपको बताना है जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो कब हुआ था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसका विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगस्त 1917 की घोषणा में वायदा किया गया था 10 वर्ष पश्चात पूर्ण स्वतंत्रता का, 20 वर्ष पश्चात पूर्ण स्वतंत्रता का, क्रमिक चरणों में स्वशासन का, अतिशीघ्र पूर्ण स्वतंत्रता का? तो हमें बताना है ये है, ये इनमें से कौन सा है? तो छठे का आपका होगा सी, क्रमिक चरणों में स्वशासन का। अगस्त 1917 को घोषणा में वायदा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, केंद्र में पूर्ण स्वायत्त की स्थापना, प्रांतों में दोहरे शासन की स्थापना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हमें इसमें दोस्तों बताना है कि जो 1935 का अधिनियम था उसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सातवें का आपका होगा ए, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया था। जो भारत में संघात्मक सरकार थी उसका स्थापना का प्रावधान इनमें से किस में किया गया था? कौन से अधिनियम में किया गया था? इसमें बताना है हमने। 1935 के अधिनियम में, 1919 को अधिनियम में या फिर 1909 के अधिनियम में या फिर 1892 के अधिनियम में? तो आपका आठवें का उत्तर होगा डी, 1892 के अधिनियम में। मुझे लगता है दोस्तों को प्रश्न पसंद आ रहे होंगे,
क्योंकि ये प्रश्न जो हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, सिलेक्टेड प्रश्न हैं और ये 160 के जो आपके प्रश्न दिए जा रहे हैं सीरीज में, ये प्रश्न आपको जो है शायद मिल भी जाए और ना भी मिले, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना कि प्रश्न कैसे हैं, ठीक है। 1919 के अधिनियम में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की जांच के लिए कितने वर्षों बाद एक आयोग गठित करने का प्रावधान था? 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 15 वर्ष के पश्चात या फिर 20 वर्ष पश्चात? तो बताइए जो 9 का उत्तर होगा क्या होगा? जो 1919 का अधिनियम है, इसमें उत्तरदायी सरकार की जो प्रगति की जांच के लिए कितने वर्षों बाद एक आयोग गठित कर का प्रावधान था? तो 9 का आपका उत्तर होगा ए, 10 वर्ष के पश्चात। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित पहले भारतीय लॉ मेंबर कौन थे? जो केंद्रीय कार्यकारिणी थी उसमें जो सम्मिलित थे भारतीय लॉ के सदस्य कौन थे? तो 10वें का आपका उत्तर होगा बी, श्री तेज बहादुर सप्रू। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका, इसको नोट डाउन करें आप। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ में प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था? प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना स्वैच्छिक था या फिर प्रांतों एवं देशी रियासतों में दोनों का संघ में शामिल होना अनिवार्य था? प्रांतों एवं देशी रियासतों दोनों का संघ में सम्मिलित होना स्वैच्छिक था। तो 11वें का आपका उत्तर होगा ए, प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था। उनका कोई स्वैच्छिकपन नहीं था या स्वैच्छिक इच्छा नहीं थी, तो उसमें अनिवार्य ही था। भारत परिषद की समाप्ति किस अधिनियम द्वारा की गई? जो भारत परिषद थी उसकी समाप्ति किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 या फिर 1947 के अधिनियम के द्वारा? तो 12वें का आपका उत्तर होगा सी, 1935 अधिनियम के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया? 1935 के अधिनियम द्वारा, 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा या फिर 1947 के अधिनियम द्वारा? किसी को क्या बताना है कि वर्मा जो है देश जो है उसको भारत से कब पृथक किया गया, कौन से अधिनियम के द्वारा? तो 13 का आपका उत्तर होगा ए, 1935 के अधिनियम द्वारा। चलिए उम्मीद है प्रश्न पसंद आ रहे होंगे सबको। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघीय न्यायालय की व्यवहार में स्थापना की गई? 1936 में, 1937 में या 1938 में या 1939 में? यानी कि जो 1935 के अधिनियम द्वारा जो प्रस्तावित संघीय न्यायालय है वो कब उस प्रोसेस में आया, व्यवहार में आया? तो 14 का आपका होगा बी, 1937 में। चलिए अगले प्रश्न पर। क्रिप्स योजना को दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने वाले चेक की संज्ञा प्रदान की? वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न आपका। क्रिप्स योजना को दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनाने वाले चेक की संज्ञा प्रदान किसने की? गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? ये मुझे लगता है मोस्टली बच्चों को आता ही होगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो 15 का आपका उत्तर होगा ए, गांधी जी ने। ठीक है, इसको याद रखना आप। करो या मरो का इतिहास प्रसिद्ध संदेश दिया, ये भी मुझे लगता है सभी को पता होगा और जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बता देते हैं कि ये करो या मरो गांधी जी ने दिया था, ना कि इन्होंने, ना इन्होंने, ना इन्होंने, ये दिया था गांधी जी ने। ठीक है, ऊपर वाला भी आपका उत्तर गांधी जी से ही रिलेटेड था और ये प्रश्न आप ज़रूर नोट डाउन करें। 15 वाला ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता भी है। चलिए अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया 1942 में, 1943 में, 1945 में या फिर 1946 में? तो 17 का आपका होगा डी, 1946 में। और ये प्रश्न भी आप जो है नोट डाउन कर ले, कैबिनेट मिशन वाला। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मिस्टर जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको बताना है कि कैबिनेट मिशन योजना का जो आधार था 1946 में निर्मित हुआ था, इसके अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? तो 18 का आपका होगा बी, जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कैबिनेट मिशन के योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना देखने, कैबिनेट मिशन के ही 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर बन चुके हैं। 19 का आपका उत्तर होगा सी, पाकिस्तान की स्वीकृति।
कौन सा सही नहीं है? बाकी सब सही है। प्रांतों का समूहकरण भी सही है, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल भी सही है, संविधान का निर्माण भी सही है, लेकिन ये नहीं हुआ था, इसको स्वीकृति नहीं मिली थी। अगला प्रश्न है, भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? जो 1947 में सार्वभौम सत्ता यानी कि पूर्ण रूप से सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? ढूंढ योजना, वेबल योजना, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो 20वें का आपका उत्तर होगा सी, माउंटबेटन योजना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? क्रिप्स मिशन का जो है अभी क्वेश्चन आपने देखा, गांधी जी ने उनके बारे में कथन कहा था। अब ये उनके पूछ रहे हैं कि भारत में किस उद्देश्य से वे आए थे? मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए, कांग्रेस में फूट डालने के लिए, इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु, या ब्रिटिश संसद में विरोधी दलों को शांत करने के लिए? तो 21 का आपका उत्तर होगा ए, मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए। ठीक है, उस वक्त काफ़ी झगड़े चल रहे थे तो उनको समझाने भी आए थे वो। भारत एवं पाकिस्तान के रूप में विभाजन का प्रस्ताव किस योजना में रखा गया था? कैबिनेट मिशन योजना में, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में, वेबल योजना में, या फिर माउंटबेटन की योजना में? तो इसमें पूछा गया है कि भारत एवं पाकिस्तान के रूप में विभाजन का प्रस्ताव किस योजना में रखा गया? तो 22 का आपका होगा डी, माउंटबेटन की योजना में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिमला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? नोट करिए इसको, प्रश्न को। ठीक है, शिमला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 1942 में, 1943 में, 1945 में, 1946 में। तो आपका 23 का जो आपका उत्तर होगा सी, 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल सभी को पता है, क्योंकि हम हायर एजुकेशन में तो इस तरह की छोटे क्वेश्चन समझे जाते हैं, लेकिन जो अभी न्यू स्टूडेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करते हैं, तो शायद उनको नहीं पता होता है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लें। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, या फिर माउंटबेटन? तो 25 का आपका उत्तर होगा डी, माउंटबेटन। किसका था? स्वतंत्र भारत का। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने कितने सदस्यों वाली संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया? जो कैबिनेट मिशन था उसने कितने सदस्यों वाली संविधान सभा का गठन का सुझाव दिया जब हमारा संविधान बनने वाला था? तो 289, 389, 360, 296। तो बताइए कौन सा होगा? 25 का आपका उत्तर है बी, 389। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में निर्मित अंतरिम सरकार में निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो ये तो आपको आंसर पता ही चल गया है कि इसमें महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए थे, बाकी जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल सभी थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय एकता को गंभीर आघात पहुंचाया गया? ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय शासन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय एकता को गंभीर आघात पहुंचाया गया। 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका 27 का उत्तर होगा ए, 1909 के अधिनियम द्वारा। इसका प्रश्न बिल्कुल शुरू में ही आपके आया था, तो क्यों आघात हुआ? देखिए आप ऊपर जाकर इसको। भारत में संविधान सभा का गठन किस अनुशंसा से किया गया? क्रिप्स योजना, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। भारत में संविधान सभा का गठन किस अनुशंसा से किया गया? तो 28 का आपका उत्तर होगा सी, कैबिनेट मिशन योजना। देखिए सब प्रश्न जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। जो नोट डाउन के लिए बोला जा रहा है उनको नोट डाउन भी करिए, और आपको भी अगर इसमें से कुछ अच्छे प्रश्न लगते हैं तो वो भी आप नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि वीडियो तो आप बार बार नहीं देख सकते ना, तो एक ही बार देखकर जो प्रश्न अच्छे लगे उनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उनको पढ़ लीजिए। चलिए 29 पर चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए? जुलाई 1946 में, अगस्त 1946 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में। तो 29 का आपका होगा ए, जुलाई 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए? ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ?
संविधान सभा का वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट करिए। 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 14 सितंबर 1946, 8 सितंबर 1946। तो 30 का आपका उत्तर होगा बी, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष पद पर किसको निर्वाचित किया गया, ये भी नोट करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड मैं आपको कह रही हूँ कि आप ये नोट करिए। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कौन सभा के स्थायी अध्यक्ष पद पर, ठीक है, अस्थाई कौन थे, स्थाई कौन थे, ये सब आपको पता होना चाहिए। 31 का ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आप बनता है कि अस्थाई भी आए थे, तो वो कौन थे। ठीक है, हो सकता है आगे आ जाए, नहीं आता है तो आप देखना कि अस्थाई वाला कौन था, उसका आप कमेंट बॉक्स में जो है आंसर दे सकते हैं। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की, प्रथम बैठक की अध्यक्षता, प्रश्न को ध्यान से सुनिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, के एम मुंशी ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो 32 का आपका होगा डी, तो यही अस्थाई थे। समझ गए, ये आंसर है जिसके लिए मैं आपको कहती हूँ कि इसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दें। प्रथम बैठक की अध्यक्षता भी इन्होंने की है। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया था, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, सम्राट के मनोनयन के आधार पर, उपरोक्त में कोई नहीं। तो क्या है प्रश्न, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो 33 का आपका उत्तर होगा बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। ये प्रश्न तो बहुत ही आता है हर जगह, आप इसको हर कंपटीशन में आप इसको देख सकते हैं, और ये मुझे लगता है आएगा भी आपके जो आपका एग्ज़ाम होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसमें जो आपका ये टॉपिक है इसमें क्वेश्चंस ये 100 में से आप 80% मान के चलिए कि ये प्रश्न आ सकता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के टी शाह को, डॉक्टर बी एन राव को, ए के अय्यर को। तो 34 का आपका उत्तर होगा सी, डॉक्टर बी एन राव को, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया। 13 दिसंबर 1940 को, 19 दिसंबर 1940 को, 29 दिसंबर 1940 को या 3 दिसंबर 1940 को। तो 35 का आपका होगा ए, 13 दिसंबर 1940 को। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न आया, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये भी आप नोट कर लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जे बी कृपलानी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 36 का आपका फिर वही बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर जी। राष्ट्रीय ध्वज की संविधान सभा ने कब स्वीकार किया। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है ये वाला भी। 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, 26 जनवरी 1950 को। तो 37 का आपका उत्तर होगा सी, 22 जुलाई 1947 को। कब किसको स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय ध्वज को, किसके द्वारा, संविधान, भारतीय संविधान द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया, सच्चिदानंद सिन्हा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर जी। तो 38 का आपका होगा सी, जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, संविधान निर्मात्री सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, अच्छे से नोट करें इनको कॉपी में, है ना, जो मैं बता रही हूँ ये सब प्रश्न अच्छे से नोट करें आप। 39 का 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1950। तो 39 का आपका होगा बी, ये लगा हुआ है पहले से ही तो आपने पहचान भी गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा को प्रथम बैठक कब हुई। देश की स्वतंत्रता के बाद पूछ रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। 8 अगस्त 1948 को, 16 अगस्त 1947 को, 31 अक्टूबर 1947 को या फिर 24 सितंबर 1947 को। तो 40 का आपका होगा सी, 31 अक्टूबर 1947 को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, संविधान के विभिन्न पक्षों के संबंध में अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। ठीक है, तो आपका 12, 8, 16, 13 कितनी की थी, 41 का आपका उत्तर होगा डी, कितनी समितियां नियुक्त की थी, 13।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 390 अनुच्छेद व 5 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद व 10 अनुसूचियां, या 444 अनुच्छेद या 12 अनुसूचियां। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको मुझे बताना पड़ेगा कि इसमें जो है आपके जो है अनुच्छेद जो है यहाँ पर इसमें से कोई सा भी सही नहीं है। तो अब आपके 470 अनुच्छेद हो चुके हैं, ठीक है। और जो है अनुसूचियाँ तो 12 ही हैं, इसमें ये 12 अनुसूची सही है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ सही नहीं है। अनुच्छेद 470 अनुच्छेद हो चुके हैं। अब आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं कि भाग भी थे, 22 भाग थे पहले, ठीक है। ये 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन अब 25 भाग हो चुके हैं, 25 भाग हो चुके हैं। ये पूरा एक सीक्वेंस है कि कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूची है और कितने भागों में बटा हुआ है। तो वो अब 25 भाग हो चुके हैं, पहले 22 थे, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947। सभी को पता है ये वैसे, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं हम। 16 अगस्त 1948, 26 जनवरी 1947 को, 26 जनवरी 1950 को। तो 43 का आपका उत्तर होगा डी, 26 जनवरी 1950 को। ये सभी को पता है। और हम किस रूप में इसको मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में। संपूर्ण संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 1 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 11 माह 18 दिन, या केवल 11 मास, या फिर 18 दिन? सभी को पता है इसका 44 का उत्तर तो कि ए है। 2 वर्ष लगे, 11 महीने और 18 दिन किसको बनने में? संपूर्ण संविधान को बनने में, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का 12वां अधिवेशन कब हुआ था? जिस दिन सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा का 12वां अधिवेशन कब हुआ था? 21 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 को। तो बताइए 45 का, तो ये होगा 24 जनवरी 1950 को, जब सभी ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? बतानी है कि जो संविधान की हमारी प्रस्तावना है उसके अनुसार हमारा जो भारत है उसकी सर्वोच्च सत्ता जो है किसमें निहित है, किसमें है? 46 में। बताइए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनता, या फिर संसद? तो 46 का आपका उत्तर होगा सी, जनता में है ऐसा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मूल संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक है कैसा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक राज्य, गणराज्य, संपूर्ण सर्व प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। तो 47 का आपका उत्तर होगा सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपके आ गए हैं, अब हम 50 प्रश्न पूरे होने वाले हैं। संविधान सभा में नेहरू जी द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव में व्यक्त किए गए भाव संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। भारतीय सभा में नेहरू जी के द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव, यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया आपका, ऊपर आ चुका है ये प्रश्न के किए गए भारत संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, या फिर मूल कर्तव्य? तो 48 का आपका उत्तर होगा बी, प्रस्तावना में। चलिए अगले प्रश्न है, उद्देश्य कहाँ है? प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य का स्वरूप गणतंत्रात्मक है, इसका क्या अभिप्राय है? मैंने अभी ऊपर पढ़ा था ये गणतंत्रात्मक है, तो इसका क्या अभिप्राय है? भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत सम्राट है, या फिर भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी मनोनीत किया गया है, या फिर भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी ब्रिटेन द्वारा नियुक्त किया गया है, या फिर भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति जी हैं? तो 49 का आपका उत्तर होगा डी, ठीक है। क्या? भारत का राज्य सर्वोच्च अधिकारी भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, इसलिए क्या है, भारत या राज्य का स्वरूप गणतंत्रात्मक है। चलिए अगला प्रश्न है, इससे हमारा अभिप्राय है ये, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किस तारीख को अंगीकृत किया गया, यानी कि माना गया?
26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1930। तो 50 का आपका उत्तर होगा ए। ये ऊपर भी देखिए, यही क्वेश्चन ऊपर दूसरे तरीके से पूछा गया, यहाँ पर दूसरे तरीके से पूछा गया। तो एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है, लेकिन जब हम कंफ्यूज नहीं होते हैं तो हम बिल्कुल सही करके आते हैं उसी क्वेश्चन को। अगर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो ऐसे पढ़ा था और ये किस तरह से आया, समझ में नहीं आ रहा, तो हम गलती कर बैठते हैं। तो ध्यान से अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आंसर भी ध्यान से सुनेंगे तो आपका पेपर 100% अच्छा ही होगा। और ये मैंने सीरीज़ ये बनाई है 160 प्रश्न की, ये बहुत अच्छी है, इसके सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं। मैंने जो कहा है उनको नोट डाउन करिए ही, और आपको भी जो अच्छे लगते हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं फिर दूसरे सीरीज़ में। आपकी पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे सभी दोस्तों को इसका बेनिफिट मिले। आपके साथ